You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. एक बार सब लोग फिर से कैम ऑन करने का ट्राई कीजिए। किसके किसी कैम में इशू है, जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं वो रेक्टिफाई हो जाएगा। Everyone try to connect and select the cam that is connected in your device. जब कैम का बटन क्लिक करोगे तो उसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। बाय डिफॉल्ट वो खुद से सिलेक्ट नहीं कर सकता, हो सकता है डिनाई किया गया हो। तो उसको जब सिलेक्ट कर लोगे तो वो वही कैम सिलेक्ट करेगा, तो एरर नहीं आना चाहिए। ओके, बढ़िया, वेरी गुड। देखो बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया है। जिन बच्चों को इश्यू आ रहा है वो लोग एक बार कोशिश करें, इश्यू नहीं आना चाहिए। तनुश्री का भी कनेक्ट हो गया, वेरी गुड। अनुश्री का भी वेरी गुड। यू कैन सिंपली कैम के ऑप्शन पर क्लिक करो और सेलेक्ट कर लो। वहां पर जब कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है वहां पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। सच एक बार ट्राई करो आप। दिशा आप भी ट्राई करो। अथर्व, आज हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें देखो साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ वो न्यूटन के आने के बाद साइंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया था। न्यूटन के पहले भी, बट उसके बाद धीरे धीरे जो रफ्तार है
साइंस में डेवलपमेंट की वो ज्यादा तेजी से हुई। लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे 18th सेंचुरी के बाद, मतलब 19th सेंचुरी में जितना डेवलपमेंट हुआ फास्ट, उतना 18th सेंचुरी के पहले नहीं हुआ था। 18th सेंचुरी के बाद बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत सारे फॉर्मूले, थ्योरी, जितने जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हुए, और बेसिकली ह्यूमन टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो 18th सेंचुरी के बाद बहुत ज्यादा हुआ। और वो अगर तुम देखोगे उसके पहले तो वो उतना नहीं हुआ था। क्या वजह है? Anyone have any idea why the development in like 19th century of human civilization is so fast? और अभी जिस एज में हम लोग हैं वहां पर जो पिछले 10 साल में या पिछले 100 साल में अगर हम लोग डेवलपमेंट को देखें तो वो उसके पिछले 100 साल को भी मात दे सकता है। अपना 15-20 साल, 50 साल का जो डेवलपमेंट है, that is far 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 greater than what we have developed in last 200 or 300 years. तो ऐसा कौन सा बात है जो अचानक से ह्यूमन सिविलाइजेशन को इतना फास्ट कर दिया डेवलपमेंट में? एनीवन? कि कैसे हुआ इतना जल्दी ये सब? सूरज, सूरज आपको माइक तो ऑन हो रहा है बट आवाज नहीं आ रही आपकी। एनीवन? एनी आइडिया? सब लोग रात रात भर पढ़ रहे हैं क्या? अभी एकदम से 12 बच्चे ही ज्वाइन की हुई क्लास में। ओके, नो वन हैव एनी आइडिया कैसे हुआ इतना जल्दी ये सब? लोगों की लाइफस्टाइल सुधर गई तो वो बाकी चीजों पे ध्यान देने से ज्यादा पढ़ाई वगैरह करने लग गए, तो फिर बढ़ने नहीं, लग गया सब। नहीं ये बात ये लाइफ स्टाइल सुधरी कैसे? सबसे पहला तो बेसिक क्वेश्चन यही है, इतना जल्दी लाइफ स्टाइल? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उनका काम आसान हो ये गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों आया? यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा हम लोग क्लोज जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों आ गया इतना जल्दी, कैसे? अभी भी जैसे सबसे जो सुदूर गांव है, गांव खेड़े में, मान लो जैसे हम लोग अमरावती में रहते हैं, अमरावती से दूर किसी सुदूर गांव खेड़े में क्या लगता है कब डेवलपमेंट के आसार होते हैं और कब वहां के लोग की लाइफ स्टाइल अच्छी होती है? वहां पर किसकी जरूरत सबसे ज्यादा है आज की डेट में? which factor which is factor is to to development, development or yeah, for development of a like remote village? टेक्नोलॉजी। तुम लोग तुम लोग ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हो, बेसिक बात नहीं कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट का। अगर अमरावती आज डेवलप है रिलेटिवली, तो हम ये मान के चलें कि बस अमरावती में इलेक्ट्रिसिटी है बोल के वो डेवलप्ड है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती 24/7, तो आज अमरावती जितना डेवलप हुआ है उतना डेवलप नहीं हुआ होता। या फिर जब से इलेक्ट्रिसिटी इंश्योर हो गई 24/7, तब से ही जो डेवलपमेंट हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ। इस बात को तुम लोग शायद इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि तुम लोग ने कभी 24/7 बिजली नहीं होती है शायद ये नहीं देखा हो। तुम लोग 2005-6 बॉर्न हो, तो उसके बाद से हो सकता है कि कभी ऐसा सिचुएशन आया ही नहीं और तुम लोग ने कभी देखा ही नहीं कि बिजली 24 घंटे नहीं होती है। क्योंकि हमने वो दौर देखा है
जब हम स्टूडेंट थे, हम जब बच्चे थे, तो उस समय गिन के 1-2 घंटे बिजली आती थी। कभी नहीं आती थी पूरे पूरे दिन, कभी 2-2 महीने बिजली नहीं आती थी। कोई फॉल्ट, कोई मेजर फॉल्ट ऐसा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था कि बिजली आई नहीं थी। लाइक हम भी एक बहुत छोटे गांव से हैं, बट देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी एट दैट पॉइंट। बट ऐसे बहुत सारे गांव हैं, और अब लगभग ना खत्म हो गए इंडिया में। पिछले 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने इस चीज पर बहुत काम किया है। तो अब शायद में ही इंडिया में कोई ऐसा गांव बचा है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। एक होता है ही नहीं, एक होता है बट 24/7 लाइट नहीं आती। तो हम लोग का गांव ऐसा था, 24/7 लाइट नहीं आती। हम लोग के लिए लालटेन, लैम्प, मोमबत्ती तो नहीं होता था, और ढिबरी ढिबरी बोलते थे जिसको, केरोसिन में एक कपड़े का ऐसा बत्ती आता था, उसको लगा के ढिबरी बोलते थे उसको। दिया, हम लोग के नानी घर तरफ दिया चलता था, वो ढिबरी ही चलता था। लालटेन भी उधर नहीं चलते थे। केरोसिन ऑयल उस समय चलता था, तो केरोसिन ऑयल को एक कोई भी शीशी वगैरह के अंदर भर दिया और जला दिया उसको, उससे धुआं बहुत होता था। उन सब चीजों में हम लोग ने स्टार्टिंग पढ़ाई की है। मुझे लगता है मैंने खुद कम से कम 4-5 साल लालटेन से पढ़ाई की है, उससे भी ज्यादा। लालटेन मतलब शाम का जो पढ़ाई होता था वो लालटेन में होता था। तुम लोग में कितने लोगों ने लालटेन देखा है? लालटेन या लैम्प देखा है? ओके, चलो। सीरियसली यूज भी किए हो या सिर्फ देखे हो? यूज नहीं किए होगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी होगी कभी। तो जहां पर लाइट नहीं है ना, याद रखो कि वहां का डेवलपमेंट आज की डेट में भी बहुत कम है, न के बराबर है। और जहां सिर्फ लाइट, हम खुद अपने गांव को देख रहे हैं, पिछले जितना मेरा एज हुआ है उतना तो, उतने साल से तो देख ही रहे हैं, लगभग 2-3 साल और स्टार्टिंग के छोड़ दो तो। शुरुआत के जो 10-15 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, जब तक लाइट प्रॉपर 24/7 नहीं थी। 24/7 लाइट अभी पिछले 6-7 साल, 8 साल में इंश्योर हुई। उसके पहले 1-2 घंटे लाइट आई, फिर कभी 1-2 घंटे लाइट चली गई, ऐसा 1-2 घंटे आना, 1-2 घंटे जाना, ऐसा करके चलता था। अभी पिछले 7-8 साल में वहां पर 24/7 ऑलमोस्ट। अगेन हम ये नहीं बोलेंगे कि लाइट जाती ही नहीं है, वैसा जैसे किसी भी बड़े शहर में या बड़े डिस्ट्रिक्ट में, तालुका में, खास करके महाराष्ट्र में मैंने देखा है, लाइट का ऐसा है कि 24/7 लाइट रहती है। मतलब लाइट जाना क्या होता है लोगों को पता ही नहीं है। कोई मेजर फॉल्ट हुआ, कुछ हुआ तो लाइट जाती है, दैट इज डिफरेंट इशू। कोई रिपेयरिंग का काम चलता है तो उसमें लाइट जाती है, इट्स फाइन। लेकिन अगर हम बल्ब को जलाएं और बल्ब नहीं जले, इस तरह का सिचुएशन नहीं होता है। हमने टीवी ऑन किया, टीवी ऑन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ लाइट, ऐसा नहीं होता। तो ये दौर और ये जो समय है, ये बहुत सारे जगह पर ऐसा था ही नहीं। तो मेन जो सिविलाइजेशन का जो फास्ट डेवलपमेंट हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों हुआ इतना जल्दी? क्या ऐसा था इलेक्ट्रिसिटी में? देखो, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ, देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, बेसिकली हम कहेंगे। सबसे पहला जो सोर्स ऑफ एनर्जी ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो डेवलप हुआ वो था कोयला। हर चीज कोयले से चलती थी, इवन इंडस्ट्रीज में भी कोयला ही यूज होता था। फिर उसके बाद सेकेंड दौर आया पेट्रोलियम का। लेकिन कोल और पेट्रोलियम के बीच में एक ऐसा समय आया और एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिससे हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। कोल क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, कहीं भी जलाएंगे तो उससे एनर्जी निकलेगी। तो पहले रेलगाड़ियां भी कोयले से चलती थी, इंडस्ट्रीज भी कोयले से चलते थे, हर जगह कोयला यूज होता था धड़ल्ले से। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज में, रशिया में, या जो भी ये जो फैक्ट्रीज होती थी, मजदूर यूनियन, वो सब अगर तुम पढ़ोगे तो वो सब कोयले से ही चलते थे।
फिर आया फैराडेज का एक्सपेरिमेंट और इन्होंने एक नया सोर्स ऑफ एनर्जी, बेसिकली सोर्स नहीं बोलेंगे इसको, उन्होंने एक तरीका दिया ताकि हम एनर्जी को बहुत आसान तरीके से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। और उन्होंने डेवलप किया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से सोचो कहीं सुदूर किसी हाइट से वाटरफॉल हो रहा है और उस वाटर के फॉल्स की जो एनर्जी है, बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उस एनर्जी को हम सुदूर दूर किसी शहर में पंखा चलाने के लिए यूज कर ले रहे हैं। एनर्जी के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसको हम कैरी नहीं कर सकते डायरेक्टली, उसको कैरी करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कैपेसिटर हमने बताया था, दैट इज ऑल्सो लाइक डिवाइस टू कैरी एनर्जी। तो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एनर्जी को ट्रांसफरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका, ये फैराडेज ने पहली बार निकाला। और इतना सही तरीका कि उससे बिना किसी ज्यादा प्रॉब्लम के हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने से फायदा यह हुआ कि इसको बहुत दूर दूर सिर्फ वायर्स के थ्रू भेजा जाने लगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। इनिशियल कॉस्ट आता है, लेकिन एक बार वो कॉस्ट रिकवर हो जाए तो उसके बाद, अब जैसे इतने सारे वायर सब जगह लगा दिए गए हैं, अब पूरे टाइम उससे बिजली आती रहती है। थोड़ा बहुत जो भी फॉल्ट हो वो ठीक है, बट यहाँ से वहां बिजली को हम लोग भेज देते हैं। तो बिजली बेसिकली क्या है? एनर्जी तो है। ये जो लाइट जल रहा है, ये तुम लोग जो डिवाइसेस यूज कर रहे हो, बेसिकली इस सबको क्या चाहिए? पावर चाहिए। और पावर कहां से आता है? पावर ग्रिड से आता है। पावर ग्रिड में पावर जनरेट कैसे होता है? बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस है। कहीं पानी को ऊपर से नीचे गिरा के, कहीं कोल को बर्न करके। अभी भी बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट हैं जहां पर कोल को बर्न किया जाता है। हमने एक बार बताया था, हमारे कोलकाता में जो हम रहते थे, तो वहां पर मेरे जो लैंडलॉर्ड थे वो एनटीपीसी में इंजीनियर थे। और अभी हाल फिलहाल में मैं 2 साल 1 साल पहले कोलकाता गया था, ऐसी उनसे मुलाकात हो गया अचानक से। शाम को ऐसे ही बैठ बैठ के बात कर रहे थे हम लोग, तो वो बताने लगे कि कैसे वो पूरा पूरा वर्किंग बताने लगे, पूरा पूरा वो डिटेल्स में, कि मतलब बॉयलर कैसा होता है, कोल को कैसे बर्न करते हैं, किस तरह से स्टीम जनरेट होता है, किस तरह से टरबाइन पर डाला जाता है, एवरी प्रोसेस। वही पहली बार हमको बताए कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें बेसिकली प्रोसेस क्या है। और जो पहले रेलगाड़ियों को चलाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता था, ये एक बॉयलर होता है। पहले की रेलगाड़ियों में भी एक बॉयलर होता था, एक टैंक होती थी जिसके अंदर पानी भरा होता था, और उसके नीचे आग लगाते थे। ये जो गदर वाली ट्रेन, उसके नीचे हम लोग आग लगाते थे, और उस आग से वो जो पानी है वो स्टीम बनता था, स्टीम। और उस स्टीम को हाई प्रेशर पर टरबाइन के ऊपर टरबाइन के स्टीम से, ये हम पिछले जो स्कूल में वहां पर थे मैक्रोविजन में, वहां पर स्टीम से ही पूरा खाना बनता था। वहां पर एक बहुत बड़ा बॉयलर था, और बॉयलर में पानी गर्म करके लकड़ी से उसको जला के स्टीम बनाते थे। और उस स्टीम को पाइप के थ्रू, बॉयलर था सपोज सोचो 50 मीटर दूर, और वहां से पाइप के थ्रू स्टीम आता था मैस के अंदर, और बहुत सारे यूटेंसिल्स डायरेक्टली स्टीम से उसमें खाने पकते थे। मतलब वो मैंने एक बार पूरा मेस का टूर किया था, पता नहीं तुम लोग को बताए थे।
एक बार हम ऐसे ही हेड कुक से पूछने लगे, मेरे को तो ये सब जानकारी लेने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। उसने बताया कि सर 20 केजी चावल 10 से 15 मिनट लगते हैं, बन जाता है। इतना जल्दी खाना बनता है और इतना क्लीन तरीके से बनता है, उसमें कहीं कोई गंदगी का बात ही नहीं है। स्टीम आ रहा है और लगभग हर डिवाइस, हर ये जो यूटेंसिल है वो एक तरीके से प्रेशर कुकर है। फ्राई करने को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम चीजें वो स्टीम से ही पकाते थे। स्टीम कहीं और जनरेट होता था, उसको पाइप के थ्रू लाया जाता था और सारे अलग अलग डिवाइसेस में उसको सप्लाई किया जाता था, यूटेंसिल्स जो भी थे। उसी तरह से पहला जब हम लोग का ट्रेनें चलती थी, गदर में जो ट्रेन दिखाई है, तुम लोग ने गदर तो नहीं देखी होगी। जब पहली गदर रिलीज हुई थी, कम से कम अभी जो गदर 2 आई है शायद उस टाइम पर तुम लोग ने देख लिया होगा। गदर 1 आई डोंट नो। उसमें जो ट्रेन दिखाई गई है उस तरह की ट्रेन जैसे अकोला स्टेशन के बाहर भी एक लगी हुई है। इसमें बॉयलर होता था, नीचे कोल जलाते थे, बॉयलर से पानी स्टीम बनता था, उस स्टीम को पिस्टन पर पुश किया जाता था। इफिशियंसी बहुत कम, 18%, मतलब लाइक 72% फ्यूल ऐसे ही वेस्ट होता था। बट फिर भी वही टेक्नोलॉजी थी, वही यूज करते थे। अब वो धीरे धीरे ऑब्सोलेट हो गए क्योंकि वो इफिशियंट नहीं थे। अब हम लोग ज्यादा इफिशियंट इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन की बात करते हैं, 80% तक इफिशियंट होता है। तो ये सारा डेवलपमेंट जो हुआ ये बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जहां भी इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट होता है वहां पर एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। लाइक अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो वहां पर वाटर को गर्म करके स्टीम बना के और उसको भेजा जाता है टरबाइन के ऊपर। एक टरबाइन होती है उसको रोटेट करने के लिए, और जैसे टरबाइन रोटेट होगा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। हाइडल पावर प्लांट अगर कहीं आसपास तुम लोग ने भाखड़ा नांगल जैसे बहुत सारी है, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे हैं। अगर हम कभी गए होंगे डैम, ये भीमा शंकर जाने के रास्ते में भी एक बहुत ही सुंदर डैम आता है। और मल्लिकार्जुन श्रीशैलम जाओगे तो वहां तो बिल्कुल ऐसे पास से दिखता है डैम, मतलब ऐसा ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे नजदीक से क्रॉस करते हैं उसको हम लोग। कृष्णा नदी पर बना हुआ खूब बढ़िया सुंदर सा डैम, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ठीक है। तो ये सब डैम एकदम सामने से देख सकते हो कैसे क्या है, कैसे वर्किंग है। वहां पर भी यही होता है, उसके नीचे टरबाइन होते हैं और उसको पानी ऊपर से गिराया जाता है, पानी को स्टोर कर दिया जाता है एक जगह पर। जितने भी डैम होते हैं वो बहुत ही ऐसा नेचुरल जो ओपनिंग है, नेचुरली जैसे दो पहाड़ हैं और उसके बीच से एक संकरा रास्ता है जिससे वाटर या कोई भी रिवर मूव कर रही है, तो उस संकरे रास्ते को ऐसे ब्लॉक करके और पानी को किसी हाइट तक स्टोर करते हैं और फिर उसको अलग अलग दरवाजे बना दिए जाते हैं और दरवाजे से पानी को छोड़ा जाता है। और नीचे एक टरबाइन होता है जो उसके पानी के वाटर के फ्लो के कारण रोटेट करने लगता है, और उसके रोटेट करने से, टरबाइन के रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को फिर वायर्स के थ्रू भेज दिया जाता है अलग अलग जगह। अलग अलग पावर स्टेशन होते हैं, पावर ग्रिड, पावर हाउस। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, अगेन दैट इज अ डिफरेंट इशू, वो भी हमने बीटेक में पढ़ा हुआ है उसको। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि एनर्जी, एक वैसी एनर्जी जो पानी बह रहा है उसका एनर्जी को हमने एक यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और बहुत आसानी से हमने उसको उस जगह पर भेज दिया जो काफी रिमोट है उस जगह से। लाइक वाटरफॉल या डैम हमारा कहीं और है और जहां पर हमको पावर उस एनर्जी को यूज करना है वो जगह बहुत दूर है, तो हमने डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर दिया एक ऐसे फॉर्म में ताकि उसको ट्रांसफर किया जा सके। जबकि उस एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, वो पानी अगर जा रहा है तो ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उस एनर्जी का, हमने उसकी एनर्जी को यूज कर लिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट, इवन उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। फाइनली वी हैव टू रोटेट अ टरबाइन। वो टरबाइन को रोटेट करने के लिए जो भी स्टीम वगैरह डेवलप करना है, वो स्टीम कैसे आएगा? तो एक तो है कि पानी को गर्म करके, दूसरा है ऊपर से पानी को गिरा के,
तो जितने भी ये सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी को डेवलपमेंट में हम यूज करते हैं, फाइनल जो स्टेज होता है वही से हमारा फैराडेज लॉ स्टार्ट होता है। और यही वो डेवलपमेंट है जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को बहुत एक झटके से आगे बढ़ा दिया। अगर फैराडेज का ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता और आज भी अगर हम कोल से ही एनर्जी ले रहे होते तो आज भी हमारा जो सिविलाइजेशन है वो काफी पीछे होता। इसलिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्योरी इसको माना जाता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। और ह्यूमन के डेवलपमेंट में, सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में इसका मेजर रोल है। और ये सारा जो कहानी है वो स्टार्ट होता है एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? फैराडेज ने ऑब्जर्व किया कि जब किसी, ये कॉइल है और इस कॉइल से उन्होंने एक वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ये ऐसे मल्टीपल टर्न्स है और उन्होंने एक मैग्नेट को जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर मूव किया तो उन्होंने देखा कि जब कॉइल के बाहर मैग्नेट था तब भी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। कॉइल के अंदर जब मैग्नेट आ गया तब भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं। कॉइल को से बाहर यहां रख दिएगा तब भी डिफ्लेक्शन नहीं। जब हमने उसको रख दिया देयर इज नो डिफ्लेक्शन। लेकिन जब उसको लेके आ रहे थे इट वॉज इन मूविंग कंडीशन। जब हम इस मैग्नेट को इस लूप के अंदर लेके आ रहे थे उस समय अचानक से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हुआ। दूसरा, जब लेके जा रहे थे तब डिफ्लेक्शन हुआ। जब लेके कॉइल की तरफ आ रहे थे तब भी डिफ्लेक्शन हुआ। जब हमने रोक दिया, मूवमेंट को रोक दिया, तब डिफ्लेक्शन भी रुक गया। जब हम लेके जाने लगे तो फिर से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हुआ। और ये गैल्वेनोमीटर बाई डायरेक्शनल वाला है, मतलब दोनों तरफ इसका जो डायरेक्शन डिफ्लेक्शन होता है। तो इस बार भी हमारा डिफ्लेक्शन हुआ लेकिन अपोजिट तरीके से हुआ। फिर मूवमेंट को रोक दिया गया, फिर से डिफ्लेक्शन 0 हो गया। यानी कि जब भी हम इस मैग्नेट को एक लूप के थ्रू मूव कराते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मूवमेंट टुवर्ड्स द लूप हुआ तभी डिफ्लेक्शन, तो अवे फ्रॉम द लूप किया गया तब भी डिफ्लेक्शन हुआ। मतलब जब तक हो रहा है तब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्लेक्शन हमेशा सेम डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, उसका सेंस भी चेंज हो रहा है। अब सिंपल सी बात है कि कोई भी यहां पर गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन तो तभी हो सकता है कि जब उसमें करंट डेवलप हो। बिना करंट के तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा नहीं। लेकिन करंट डेवलप हो रहा है और करंट डेवलपमेंट का कोई सोर्स नहीं है, देयर इज नो सोर्स। देखा जाए तो करंट को मूव कराने के लिए एक बैटरी की जरूरत है। यहां पर कहीं कोई बैटरी कनेक्टेड है नहीं, तो फिर ये करंट डेवलप हुआ कैसे? और करंट को फ्लो कराने के लिए देयर इज वी नीड सम सोर्स, लाइक सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो ये ईएमएफ आया कैसे? तो यहां पर फैराडेज ने 2 लॉ दिए जिसको बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस एक्सपेरिमेंट के बाद फैराडेज ने 2 लॉ दिए और उन 2 लॉ को हम लोग बेसिकली उसी पूरे फेनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्या है वो लोग 2 लॉ? फैराडेज फर्स्ट लॉ, बेसिकली उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस कॉइल से इस मैग्नेट का फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है।
जैसे अगर हम लोग एक बार और इस डायग्राम को देखें तो ये जो लूप है ये जो हमारा लूप है जिसे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, जब हम मैग्नेट को किसी भी डिस्टेंस पर रख के मूव कर रहे हैं, सपोज कुछ ऐसा सिचुएशन बना लो, लेट्स से दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, वी नो कि एक मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनता है और जब हम इसको मूव करते हैं तो ये जो फ्लक्स लिंक्ड है इसके थ्रू, इस एरिया से जो फ्लक्स बन रहा है ये चेंज हो रहा है। तो हो ना हो ये फ्लक्स का चेंज रिस्पॉन्सिबल है इस करंट के जनरेशन के लिए। जो फेराडेज का फर्स्ट लॉ था वो यही था, व्हेनेवर देयर इज a change in magnetic flux linked in a coil, कोई भी कॉयल है अगर उससे कोई भी लिंक्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है, whenever there is a change in magnetic flux linked in a coil, then EMF will be generated in the coil. उसमें एक EMF जनरेट होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने जो फर्स्ट लॉ अपने ऑब्जर्वेशन के ऊपर दिया कि ये जो मैग्नेट के मूवमेंट से इसके अंदर करंट का फ्लो होना शुरू हो रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसके कारण जो लिंक्ड फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ और उसके कारण इसमें करंट डेवलप हो रहा है और करंट के लिए ईएमएफ चाहिए तो ईएमएफ डेवलप हो रहा है। दैट इज द फर्स्ट लॉ और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी स्टेटमेंट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस फेनोमेना इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसा लिख सकते हैं। दिस फेनोमेना is also known as electromagnetic induction। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। अब सेकेंड लॉ कुछ कॉन्क्रीट एनालिटिकल, अगर हमको ईएमएफ निकालना हो तो कितना होगा उसके बेसिस पर था। फेराडेज का जो सेकेंड लॉ है वो ईएमएफ कितना डेवलप हो रहा है। फेराडेज सेकेंड लॉ the EMF developed in the coil is directly proportional to rate of change of flux। मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी हम लोग बात करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स टू द कॉइल दैट मीन्स अगर हम लोग ईएमएफ को
ई से डिनोट करें तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बी। फाई बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। हम लोग स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, बार बार इसको नहीं लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इसको अलग रखने के लिए हमने फाई बी यूज किया है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो उन्होंने एक माइनस इंट्रोड्यूस किया, माइनस डी फाई बी बाई डी टी। और ये माइनस को फैराडेज ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद एक लॉ आया जिसको बोलते हैं हम लोग लेंजेस लॉ। उसने, एक साइंटिस्ट का नाम है लेंज, उन्होंने ये माइनस साइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये माइनस क्यों आता है। एक्चुअली फैराडेज ने माइनस साइन दिया तो था, लेकिन इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये बहुत अच्छे से लेंज ने एक्सप्लेन किया। तो मैं अभी इसको भी सिर्फ डायरेक्शन से लिख देता हूं। इट सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। लेकिन उस पर हम लोग आएंगे। कुछ बोल रहे हो? नीरल, बहुत लेट ज्वाइन किए हो लेकिन आज क्लास। अभी कुछ बच्चे, कौन कौन बच्चे हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। नचिकेत ने भी आज बहुत देर ज्वाइन किया क्लास, और लगभग सारे बच्चे थे। नीरल और नचिकेत ये लोग बाद में आए। तो जो ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। और माइनस साइन क्यों आ रहा है ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो जितना तेजी से फ्लक्स का चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा। यानी कि इस मैग्नेट को अगर हम धीरे धीरे मूव करेंगे तो जितना ईएमएफ डेवलप होगा, अगर हम फास्ट मूव करेंगे तो ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा। तो फैराडेज लॉ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो दो लॉ थे और दो स्टेटमेंट थे वो यही थे कि जब भी कोई कॉइल है उससे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, अगर वो चेंज होता है विद टाइम तो उसमें एक ईएमएफ डेवलप होगा, उसमें करंट फ्लो करने लगेगा। और ये ईएमएफ कितना डेवलप होगा वो हमारा किस रेट से हम फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो सेकेंड लॉ है, क्योंकि पहला जो लॉ फ्लक्स का चेंज होना ये बहुत तरीके से किया जा सकता है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक मैग्नेट को हम मूव करेंगे तो ही होगा। बहुत सारे तरीके, हमने कल ही बताया था कि फ्लक्स को चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल कर दें, हम एरिया को वेरिएबल कर दें, हम ओरिएंटेशन को चेंज कर दें, जो कि सबसे आसान वही होता है रियल लाइफ में। कॉइल को रोटेट करके हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो फ्लक्स को चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। पर ये जो दूसरा लॉ है ये कुछ मैथमेटिकल वैल्यू प्रोवाइड करता है। ईएमएफ कितना उसमें इंड्यूस होगा, कितना उसके अंदर ईएमएफ डेवलप होगा, ये उसका एक तरीके से काउंट बता रहा है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ की बात करूं, क्योंकि हम लोग अभी माइनस साइन के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेंजेस लॉ के बाद इसके बारे में ज्यादा बातें होंगी और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। माइनस साइन क्यों आता है, दिस इज नॉट वेरी सिंपल वन। आधे बच्चों को यही नहीं समझ आता कि माइनस क्यों आता है। तो अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। सपोज जो फैराडेज लॉ से हमारा ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड आया है उसको हम लोग लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी। एंड फाई जहां भी हम लिखेंगे उसका मतलब यही होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो हमको पता है ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। किसी भी इंस्टेंट पर अगर हमसे पूछा जाए तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। अगर एवरेज ईएमएफ की बात की जाए कि एवरेज ईएमएफ की भी बात हो सकती है, तो ये हो सकता है डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। एक तरीके से ये एवरेज ईएमएफ हो गया। अब जैसे डेल्टा फाई
और बाई डेल्टा टी से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने कल भी आपको बताया था कि अगर कोई लूप है सपोज इस तरीके से, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लेट से ऊपर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इनिशियली जो एरिया हमने बनाया है उसमें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स जो होगा अभी का जो सिचुएशन है उससे फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा सपोज एरिया इज लाइक डेल्टा एस और मैग्नेटिक फील्ड इज बी, तो बी डेल्टा एस और 0। लेकिन अगर इसी एरिया को हमने 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, लाइक यहाँ से हमने इसको रोटेट किया, अगर 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उससे फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा दिक्कत आती है जब 180 डिग्री से इसको रोटेट किया गया, जब 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो ओरिएंटेशन बिल्कुल सिमिलर दिखेगा, लेकिन अब एरिया वेक्टर हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, और उस समय जो फाइनल होगा वो बी डेल्टा एस कॉस 180 डिग्री विथ माइनस साइन आ जाएगा। और अब जब हम चेंज इन फ्लक्स की बात करेंगे डेल्टा फाई, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगेन माइनस बी डेल्टा एस, जिसके बारे में मैंने कल ही बोला था, 0 नहीं होगा, ये 2 टाइम्स बी डेल्टा एस हो जाएगा। और ये माइनस साइन, ये सिर्फ हमने एरिया वेक्टर को ऊपर की तरफ ले लिया था इसलिए ऐसा माइनस आ रहा है। हम लोग जनरली मॉड ऑफ डेल्टा फाई में इंटरेस्टेड होते हैं, और अगर ये रोटेट होने में लेट से अगर 2 सेकंड का टाइम लगा या 5 सेकंड का टाइम लगा तो डेल्टा टी हम डाल देंगे, तो कितना ईएमएफ डेवलप हुआ उस कॉइल के थ्रू ये हम इजिली निकाल सकते हैं। तो इस पर ही बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, एवरेज ईएमएफ, और इस पर तो खैर बनेंगे ही। फाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम सपोज दे दिया गया और हमसे पूछा जाएगा कि ईएमएफ कितना डेवलप होगा, तो जैसे हमने बताया कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो है डी फाई बाई डी टी। अगर हमको फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया गया तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी उसमें टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिस इंस्टेंट पर ईएमएफ निकालना होगा। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एवरेज ईएमएफ, सॉरी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का क्वेश्चन हो सकता है या एवरेज ईएमएफ का क्वेश्चन हो सकता है। दोनों को निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इसमें डी फाई बाई डी टी। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हमको डिफरेंशिएशन यूज करना चाहिए या डेल्टा फाई यूज करना चाहिए। ये हम देखेंगे क्वेश्चन को, कॉइल 180 डिग्री 90 डिग्री अगर इस तरह से 2 सेकंड में 5 सेकंड में रोटेट होने का बात है तब तो डेल्टा फाई वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर मान लो फंक्शन दे दिया जाए टी का और उसके बाद डिफरेंस, मतलब उसके बाद ईएमएफ निकालने की बात हो तो सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा और क्या बात है, अगर मान लो कॉइल में रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको दे दिया जाए, इफ R is the resistance in the coil, जिस कॉइल में भी हम फ्लक्स चेंज की बात कर रहे हैं अगर उसका रेजिस्टेंस R हो तो हम लोग एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में भी सोच सकते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा E अपॉन R, दैट इज 1/R डी फाई बाई डी टी, ये हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट। और एवरेज करंट क्या होगा, तो एवरेज करंट हो जाएगा 1/R डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो बहुत बार सिर्फ ईएमएफ से नहीं करंट से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर ये दोनों फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, ये सारे पर भर भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन का कोई इशू नहीं है। तो अगर हमने ईएमएफ निकाल दिया तो करंट निकालने के लिए E/R करना और क्या करना है, अगर फंक्शन है तो 1/R डी फाई बाई डी टी करेंगे, अगर 90 डिग्री 180 डिग्री 30 डिग्री का रोटेशन वगैरह है तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी 1/R करेंगे। कभी कभी इससे भी एक स्टेप आगे चीजें जाती हैं, जैसे अगर ये जो रिजल्ट है इसको हम लोग एक बार यहाँ पर लिखें, I इज इक्वल टू
1/r डी फाई बाई डी टी, और इस डी टी को लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो ये हो जाएगा आई डी टी इज इक्वल टू डी फाई अपॉन आर। और अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो आई डी टी, ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बेसिकली amount of charge flown, IDT integration is amount of charge flown in the circuit। कोई भी सर्किट है उसमें I को हम लोग लिखते हैं dq by dt, तो IDT इंटीग्रेशन ये हमारा dq का इंटीग्रेशन है। यहाँ भी IDT मिल रहा है, मतलब dq इज ए चार्ज फ्लोन। और राइट हैंड साइड में ये जो हमको मिल रहा है, अगर इसको 1/r डी फाई इंटीग्रेशन अगर लिखें तो ये क्या है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू डी फाई का इंटीग्रेशन फाई और फाई इनिशियल टू फाई फाइनल। अगर इस तरह से हमारा लिमिट है तो ये फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइड बाई आर, या फिर डेल्टा फाई अपॉन आर। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के सामने आता है, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि चार्ज फ्लोन थ्रू द लूप और coil is equals to 1/r times change in flux। इसमें कहीं भी टाइम का टर्म नहीं आता, देर इज नो टर्म ऑफ टाइम। तो कभी भी हमसे कितना चार्ज फ्लो किया अगर ये पूछा जाए तो हम सिर्फ चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई आर कर देंगे। कितने देर में ये फ्लक्स का चेंज हो रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये स्टार्टिंग वाला एग्जांपल जो हम बात कर रहे हैं, अगर एक मैग्नेट को हमने जल्दी मूव कर दिया और हमने देर से मूव किया, स्लोली मूव किया, फास्ट मूव किया, तो ईएमएफ कितना डेवलप होगा उसमें फर्क आएगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इस कॉइल से कितना चार्ज मूव किया, कितना चार्ज फ्लो किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने मैग्नेट को कितना जल्दी लेके आए या कितना जल्दी लेके गए। धीरे धीरे भी लेके आ रहे हैं तो भी और फास्ट लेके आ रहे हैं तो भी। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इज टोटली डिपेंड्स ऑन द चेंज इन फ्लक्स। अगर हमारा कोई कॉइल 180 डिग्री से रोटेट हो रहा है तो ये 2 सेकंड में भी हो या 5 सेकंड में हो, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता अगर हमको अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन निकालना है। अमाउंट ऑफ ईएमएफ डेवलप्ड अगर ये निकालना है तो डेफिनेटली जितना फास्ट चेंज होगा उतना ही ईएमएफ डेवलप होगा। लेकिन चार्ज का फ्लोन टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होता, सिर्फ चेंज इन फ्लक्स पर डिपेंड करता है, और वो कितने भी देर में हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है और बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। तो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, बहुत बेसिक बेसिक सवाल, वो इन सारे फॉर्मूलों से बनते हैं। ये जितने फॉर्मूले अभी तक लिखे हुए हैं, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, फ्लक्स का चेंज अच्छे से समझ में आना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना, एवरेज करंट निकालना, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना, चार्ज फ्लो निकालना। तो ये हमारा फैराडेज लॉ का एक एनालिटिकल पार्ट है जो हम देखेंगे, करेंगे। इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आते। लेकिन अभी ये जो माइनस साइन है, ये जो फ्लक्स जो ईएमएफ डेवलप होगा, ये किस तरीके से डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो रहा था जब हमने मैग्नेट को लेके आ रहे थे तब, लेके जा रहे थे तब, तो ये जो डायरेक्शन चेंज होने का बात है, ये क्यों डायरेक्शन चेंज का क्या बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे मैंने कहा था कि मैग्नेट को अगर हम
जिस पोजीशन पर इनिशियली था, सपोज ये मैग्नेट का इनिशियल पोजीशन है, लेट्स से हमको इसको 1 नाम दे दिया। यहां से जब हम कॉइल की तरफ जाएंगे तो जो डिफ्लेक्शन होगा और अवे जाएंगे तो जो डिफ्लेक्शन होगा, ये दोनों में चेंज होगा। ये दोनों डिफ्लेक्शन अपोजिट होंगे। सिमिलरली इसके अंदर जब मैग्नेट आ गया, इसको लेफ्ट मूव करेंगे तो जो डिफ्लेक्शन आएगा, और जब राइट मूव करेंगे तो जो डिफ्लेक्शन आएगा, अगेन उसमें चेंज आएगा। तो डिफ्लेक्शन का चेंज होने का मतलब ही है कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, किस सिचुएशन में करंट कैसा फ्लो करेगा। जैसे ये कॉइल है तो या तो करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसके और अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई भी लूप हो, लूप में दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है करंट के, एक या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है। वो करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब फ्लो कराएगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराएगा। और दूसरी बात है जो इस चैप्टर का सबसे थीम है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये हम किधर से देख रहे हैं, इस पर भी बहुत मैटर करता है। एक सिंपल सी बात है यहां पर, ये हमारा अगर एक सिंगल टर्न का कॉइल है, सपोज ये हमारा एक सिंगल टर्न का कॉइल है और इसमें हमने करंट का डायरेक्शन शो कर दिया समथिंग लाइक दिस। इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। और मैंने कितनी बार इस बात पर बात की है, लेकिन आज फिर से ये बात जरूरी है डिस्कस करना। अगर हम इसको इस साइड से देखेंगे तो ये हमको क्लॉकवाइज दिखेगा, लेकिन अगर इसी हम लूप को इधर से देखेंगे तो ये हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। सेम करंट अगर हम दो साइड से देखते हैं तो हमारा डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिलेटेड पूछे जाते हैं और वो किधर से देखना है ये हमको श्योर होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के ये चीज अपने को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि अपन देख कहां से रहे। क्योंकि हो सकता है तुमने करंट तो सही फिगर आउट किया, लेकिन उसको कहां से देखना है ये चीज अगर नहीं समझ पाए और तुमने उसके अलग तरीके से देख लिया, देखना था राइट से, तुमने देख लिया लेफ्ट से, तो सही आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि करंट तो तुमने सही पकड़ा, लेकिन उसका सेंस गलत डायरेक्शन में जाके देख लिया। तो इसलिए अपने को देखना कहां से है, ये भी इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी कैसे डिसाइड करेंगे इस पर तो भी बात होनी बाकी है। इतना होगा, ये सारी पर इस पर हमने बहुत सारी बातें कर ली और इस पर न्यूमेरिकल भी अपन करेंगे। लेकिन ये माइनस साइन का जो सिग्निफिकेंस है उस पर हम लोग, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन उसी पर ज्यादा होते हैं, और वो हमारा आता है लेंजेस लॉ से। Lenge's law is all about direction. All about direction. इसमें कोई थ्योरी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होता। लेंजेस लॉ से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल बनेगा फैराडेज लॉ से। बस लेंजेस लॉ ये बताता है कि करंट, ये जो माइनस साइन जो फैराडे ने दिया था, वो माइनस साइन कैसे इंप्लीमेंट होगा, उससे कैसे हम किसी भी केस में ईएमएफ के डायरेक्शन में रिलेट करेंगे, कोरिलेट करेंगे। तो इसमें एक टर्म बार बार हम यूज करेंगे पूरे डिस्कशन में, और वो होता है अपोज द कॉज। मैं पूरा स्टेटमेंट बाद में भी लिखूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको समझना है। अपोज द कॉज। फिजिक्स में कभी ऐसा कोई सिचुएशन याद आ रहा है जब तुम लोग ने अपोज द कॉज सिचुएशन फील किया हो? अपोज द कॉज का एकदम लिटरल मीनिंग अगर देखा जाए, लिटरल मीनिंग बता सकते हो इसका? अपोज द कॉज का लिटरल मीनिंग क्या है देसी भाषा में? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोज द कॉज?
जिससे वो बन रहा उसको ही अपोज करना। इसको देसी भाषा में कहते हैं जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। ये देसी लैंग्वेज है। कभी फिजिक्स में ऐसा सिचुएशन आया है जब ये चीज हम लोग ने ऑब्जर्व करी हो? एनीवन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, वेरी गुड। फ्रिक्शन में क्योंकि बहुत दिन की बात हो गई लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो तुम लोग को याद होगा ही। अगर मान लो ये एक सरफेस है और इस पर हमने एक ब्लॉक रख दिया लाइक दिस। ब्लॉक को भी थोड़ा 3D बना दे तो ज्यादा अच्छा है। इस तरह का एक ब्लॉक बना दिया, रफ सरफेस है। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी जब ब्लॉक को हमने सिर्फ रखा है एंड दिस इज टोटली हॉरिजॉन्टल सरफेस, और हमसे पूछा जाए कि अभी फ्रिक्शन कितना लग रहा है, व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक राइट नाउ? अभी कितना फ्रिक्शन है इस पर? 0। 0। अभी फ्रिक्शन है ही नहीं। नाउ अब इसको हम लोग एक फोर्स प्रोवाइड करते हैं, और ये फोर्स मान के चलो कि इतना एनफ नहीं है कि इसको हिला सके, मतलब इसको मूव करा सके, इतना एनफ नहीं है। अगर हम लोग इधर फोर्स लगाने लगे, अब तुमसे पूछा जाए फ्रिक्शन होगा? अगर हमने इसको टुवर्ड्स राइट क्या इसके से कैसे फ्रिक्शन लग हाँ। बिल्कुल लगेगा। और फ्रिक्शन ऐसा लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, तभी तो मूव नहीं कर रहा। तो जब हम फोर्स नहीं लगा रहे थे तो फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा था। जैसे ही हमने फोर्स लगाना शुरू किया तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू किया। अब तुमने सोचा कि ठीक है चलो फ्रिक्शन अगर उधर लग रहा है तो हम फोर्स को ही उधर कर देते हैं। अब तुमने फोर्स को इधर लगा दिया, क्या अभी फ्रिक्शन इधर ही लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन। अब फ्रिक्शन इधर लगेगा। तुमने थका के सोचा नहीं अब हम ब्लॉक को इधर से खींचेंगे, ऐसे ऐसे खींचेंगे, क्या फ्रिक्शन अब मान जाएगा? नहीं। तुम चाहे कुछ ही कर लो, फ्रिक्शन तुम्हारा अपोज ही करेगा। ये उस बच्चे की तरह है कि न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। इसके बहुत सारे रियल लाइफ हम लोग के पास स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, लोकोक्ति बोलते हैं जिसको, प्रोवर्ब या क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, आई डोंट नो। ये वो बच्चा है जो खेलने भी नहीं देता, इसको खेलना नहीं है न खेलने देना है, खेल को बिगाड़ना है। इसका वजूद उस समय नहीं था जब फोर्स नहीं लग रहा था, फोर्स के लगने के कारण ये लगना शुरू हुआ, लेकिन हर बार ये उसी का अपोज करता है। Every time the friction will act in such a way that it will oppose the applied force. हम अप्लाइड फोर्स को चाहे जैसे लगा दें, फ्रिक्शन उस समय भी वैसा ही लगेगा जैसे उसका अपोज कर रहा हो। दिस इज हाउ द फ्रिक्शन एक्ट्स। अपोज द कॉज का इससे बढ़िया एग्जांपल हमने फिजिक्स में और कहीं नहीं पढ़ा है। तो जैसे हम यहां पर सोच पा रहे हैं, बिल्कुल यही थिंकिंग डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ में भी सोचनी है। जब तक हम अपोज द कॉज पर बिल्कुल क्लियर कट नहीं होंगे कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है, हर बार हमको एक कंफ्यूजन बना रहेगा डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ में। और कहां से देखना है, खैर ये तो अपने को समझना ही है। तो लेंजिस लॉ का जो स्टेटमेंट था वो यही था कि
ठीक है, ईएमएफ डेवलप होगा इन द कॉइल व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, लेकिन वो ईएमएफ कैसा डेवलप होगा? तो द ईएमएफ डेवलप्ड इन द कॉइल, द ईएमएफ developed in the coil due to flux change will be in such a way that it will oppose the cause. Oppose the cause. जो कॉज है उसका अपोज करने का बात है। अब ये अपोज द कॉज अलग अलग सिचुएशन में हमको अलग अलग तरीके से समझना है। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट जाए, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे फंबल करते हैं, लेकिन मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ का बात याद है जब हमने इस टॉपिक को पढ़ा था, हमको इस चैप्टर में कुछ और समझ आए या ना आए, लेकिन ये चीज हमको बहुत अच्छे समझ आ गई थी। जो लोग बेसिक इस चीज को अपोज द कॉज को जहन में बैठाएंगे उनको डायरेक्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं अच्छे वाले बुरे वाले न्यूमेरिकल, वो एक अलग चीज है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट और ईएमएफ को डिसाइड करना ये एक बहुत सिंपल थिंकिंग है। हमने ऑलरेडी फ्रिक्शन का एग्जांपल दे दिया है, और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से अगर हम सोचें तो बहुत आसानी से हम डायरेक्शन ऑफ करंट को फिगर आउट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग मैग्नेट मूवमेंट वाले कॉन्सेप्ट को लेकर, उसके बाद और भी बहुत सारे केसेस हैं उनको देखा जाएगा। तो मान लेते हैं अपने पास एक इस तरह का एक लूप है। ये हमारा एक करंट कैरिंग लूप है, या फिर सिंपली लूप है। करंट कैरिंग क्यों बोलोगे, लूप है। और एक हमारा मैग्नेट है, ठीक है ना। अब इस मैग्नेट के पोल्स मैं टाइम के साथ चेंज कर दूंगा। लाइक यहां पर अभी के लिए हमने नॉर्थ रखा है और यहां पर के लिए हमने रखा है साउथ। इस पूरी चीज को हम ऊपर से ऑब्जर्व करें, हम नीचे से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अपना व्यू फिक्स कर दिया है ताकि कंफ्यूजन सबसे कम हो। क्वेश्चन में क्या आएगा ये मुझे नहीं पता। और ये मैग्नेट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है। मैं एक एक करके सिचुएशन को हैंडल करूंगा। कोई एक डायरेक्शन को हम बात करेंगे। तो जैसा देखो अभी जो सिचुएशन है, अगर इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से, इस तरह से ये जो लूप है उसके साथ लिंक हो रहा है। अगर इस मैग्नेट को हमने नीचे की तरफ मूव कर दिया, सपोज यू वांट टू मूव दिस लूप और दिस मैग्नेट in downward direction like this, what do you think? Flux linked with the coil will increase or decrease? Increase. तो तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, अगर हम इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करेंगे तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो कॉज क्या हुआ, व्हाट इज द कॉज? कॉज हुआ फ्लक्स का इंक्रीज, इंक्रीज इन फ्लक्स। दो ही बातें हो सकती हैं, फ्लक्स के चेंज में दो ही बातें होंगी, इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमेशा हमको ये समझ में आना चाहिए कि कॉज क्या है ईएमएफ डेवलपमेंट का। फ्लक्स बढ़ रहा है या फ्लक्स घट रहा है, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तब तो ईएमएफ डेवलप होगा नहीं, पहली बात।
तो यहां पर है इंक्रीज इन फ्लक्स। जब हम इस मैग्नेट को नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है। तो अपोज द कॉज का मतलब क्या होगा कि हमको एक ऐसा करंट डेवलप करना चाहिए ताकि फ्लक्स बढ़े ना। अपोज करने का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज का अपोज मतलब डिक्रीज। अब इस लूप में दो तरीके के करंट हो सकते हैं जहां से हम देख रहे हैं। एक करंट सपोज हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जहां से हम देख रहे हैं वहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने में कुछ ऐसा दिख सकता है, लाइक दिस। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और दूसरा क्लॉकवाइज हो सकता है। कोई भी दो डायरेक्शन हमको, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन हमको चूज करना है। पहले हम मान के चलते हैं कि हमारा जो करंट है वो क्लॉकवाइज हो गया, लाइक दिस, ऐसा। अगर ये करंट का डायरेक्शन होगा, लेट्स अज्यूम दिस, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ये जो करंट डेवलप हुआ उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम एक्सिस पर ही देख लो, पूरे एरिया में देखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सिस पर ही देखो। तो इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर कैसे, किस डायरेक्शन में होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने दिखाया है मैग्नेट के कारण, उसी डायरेक्शन में होगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। The current is flowing in clockwise fashion from top. Now the question is, due to this current, in which direction the magnetic field will generate at the center? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा डेवलप होगा, डाउनवर्ड और उसी डाउनवर्ड और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड। ये हमारा, तुम लोग इतना देर से आंसर करोगे तो पूरा माहौल ही खराब हो जाएगा। ये हमारा एक लूप है, करंट कैरिंग लूप, और इसमें करंट अगर फ्लो करा दिया जाए, सपोज लेट्स से इन दिस फैशन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो राइट हैंड थंब रूल लगा के हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। और अगर यही चेंज कर दिया जाए डायरेक्शन, अगर हम इसको क्लॉकवाइज बोल दें और ये सारी चीजें हम ऊपर से देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा। ये बताने में अगर इतना टाइम लगा दोगे तब तो पूरा कहानी बेकार हो जाएगा। ये तो तुरंत समझ में आना चाहिए, तो अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है। तो अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड उस फ्लक्स को जो ऑलरेडी बढ़ रहा है उसको सपोर्ट करने लगा, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और हम उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट कर रहे हैं इस करंट के कारण। तो ये अपोज द कॉज नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सपोर्ट द कॉज। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा करंट उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहा है, और कॉज क्या है, इंक्रीज इन फ्लक्स, ये गड़बड़ हो रहा है। इस डायरेक्शन में करंट जो हमने बनाया वो गलत बनाया, हमको तो अपोज करना है। इसलिए करंट का जो डायरेक्शन होगा कायदे से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज फैशन, कि इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा और वो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। तो बेसिकली इंक्रीज का अपोज होना चाहिए, तो करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज फैशन। इस सिचुएशन में जब हम मैग्नेट को नीचे लेके आ रहे हैं तो इसमें जो करंट डेवलप होगा जहां से हम देख रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अभी वेट, अभी हम लोग को एक और एग्जांपल समझ में आना चाहिए। अगर मान लो सेम लूप, सेम मैग्नेट,
सेम मैग्नेट। अब हमने लेकिन उसमें थोड़ा चेंज किया है, नॉर्थ इधर ही रहने दिया, साउथ इधर ही रहने दिया, और हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। वी आर मूविंग दिस इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। मैग्नेट को पहले हम नीचे लेके आ रहे थे, अब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। अब सिचुएशन क्या है, अभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हमने पहले बनाया था, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्शन में चेंज आएगा। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी भी वैसा ही है, इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड है हमारा। लेकिन मैग्नेट के मूवमेंट के कारण हमारा जो कॉज यहाँ पर जो डेवलप हो रहा है, ये में जो डेवलप हो रहा है, उसके लिए कॉज क्या है, इंक्रीज इन फ्लक्स और डिक्रीज इन फ्लक्स। यहाँ पर है डिक्रीज इन फ्लक्स। जब मैग्नेट ऊपर जाएगा तो फ्लक्स इससे कम होगा, और जब फ्लक्स कम हो रहा है तो हमारा करंट ऐसा डेवलप होना चाहिए, कम नहीं होने दें। यही होता है अपोज द कॉज का मतलब। यानी कि इसमें एक ऐसा करंट डेवलप होना चाहिए ताकि उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो, इस मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट कर दे, और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होने से ही पॉसिबल हो पाएगा। यानी कि इस केस में करंट हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज। और इन दोनों केस में हम लोग ऊपर से ही देख रहे हैं, तो सिर्फ मैग्नेट के डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया तो हमारा करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। क्यों? अपोज द कॉज। अब दूसरा इसका एक तो एक्सप्लेनेशन ये है जो अच्छे से समझ आए, और दूसरा एक्सप्लेनेशन है जो हमने अपने तरीके से सोचा है जब हम स्टूडेंट थे तब भी, और जब हम पढ़ाने लगे तब भी इस बात को, क्योंकि उसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, इसलिए एक दूसरा तरीका भी है इसको सोचने का। पहले हमको ये तरीका जो फॉर्मल तरीका है वो समझ में आना चाहिए। अगर क्या ये बात क्लियर है? अब इससे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। पोलैरिटी चेंज कर दी जाएगी, मैग्नेट को ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे जाके गिरा दिए, जब गिराएंगे तब पहले मैग्नेट कॉइल की तरफ आएगा, उसके बाद कॉइल से दूर जाएगा। तो बहुत सारे सिनेरियो डेवलप किए जा सकते हैं, और हर केस में हमसे ईएमएफ का वैल्यू पूछा जाएगा, डायरेक्शन बेसिकली। तो एक तो तरीका अपन कॉज क्या है उसके अकॉर्डिंग अपोज करने का मतलब क्या होगा, और ये फिगर आउट कर लेंगे। इसका जो दूसरा तरीका है उसको हम कैसे देखें, तो मैं जो दूसरा तरीका है उसको इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज ये हमारा एक कॉइल है, और हमको पता है कि जब भी किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है, लाइक करंट इज फ्लोइंग इन दिस फैशन, ये करंट है, और हम लोग इस पूरी चीज को इधर देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं। इधर से देखना ये बहुत जरूरी है, बिना इसके बात होगा नहीं। तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, वी नो दिस, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक बार मैग्नेट अगर हम बनाना चाहें तो बार मैग्नेट बना सकते हैं, क्योंकि एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा और इधर साउथ पोल हो जाएगा। दिस इज हाउ द इक्विवेलेंट मैग्नेट फॉर दिस लूप लुक लाइक। अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर देते तो साउथ उधर चला जाता, नॉर्थ इधर आ जाता। तो एक करंट कैरिंग लूप में, एक करंट कैरिंग लूप के कॉरेस्पॉन्डिंग बार मैग्नेट बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा हुआ है, उससे मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा हुआ है, उससे इस बात को बहुत आसानी से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है, ये जो मैग्नेट है ये हमने बस ऐसे क्या बोलते हैं इसको, एनालॉजी क्रिएट करने के लिए बनाया। दिस इज नॉट द मैग्नेट दैट इज मूविंग। ये इस लूप के कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैग्नेट है जो हमको हमेशा ध्यान में होना चाहिए। अब
मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे पुराना सिनेरियो था वैसे ही एक सिनेरियो लिया जाए कि हमारे पास एक करंट एक कंडक्टिंग लूप है और इसमें एक मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप हम मूव कर रहे हैं, इसको टुवर्ड्स द लूप मूव कर रहे हैं और इसको देखा जा रहा है इधर से ही, हम लोग इधर से ही देख रहे हैं इसको। अब यहां पर हमने नॉर्थ साउथ ऐसा रख दिया, तो मान लेते हैं कि हमारा जो करंट है जिधर से हम देख रहे हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे वहां दिखाया था बिल्कुल वैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जस्ट एज्यूम अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इस करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैग्नेट बनेगा और जो बेसिकली बार मैग्नेट हम कंसिडर करते हैं उसका नॉर्थ लेफ्ट साइड होगा, साउथ राइट साइड होगा और ये साउथ इस नॉर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। ये नॉर्थ तो खुद ही चल के आ रहा है और जो साउथ यहां पर डेवलप हो रहा है ड्यू टू दिस करंट ये इस नॉर्थ को और अपनी तरफ खींच रहा है। इसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे या अपोज बोलेंगे, बट दिस मूवमेंट और दिस काइंड ऑफ करंट और दिस टाइप ऑफ मैग्नेट जनरेशन और मैग्नेट का फॉर्मेशन ये जो मूवमेंट है इसका सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है। ऑलरेडी एक नॉर्थ पोल है और तुम साउथ क्रिएट, ये तो सपोर्ट हो गया ना। ये नॉर्थ तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुमने एक ऐसा मौका दे दिया उसको कि वो और तुम्हारी तरफ खींचा चला है। ऐसा नहीं हो सकता, ये रॉन्ग हो रहा है। हमको हमेशा कॉज का अपोज करना है, तो हमको ऐसा करंट डेवलप करना पड़ेगा ताकि अगर ये नॉर्थ इधर आ रहा है इधर नॉर्थ ही डेवलप हो ताकि उसको आने ना दे। यानी कि अगर हम करंट के डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर जो करंट डेवलप होगा यहाँ पर जो करंट डेवलप होगा वो इस तरीके से होगा ताकि उसके कारण नॉर्थ इसी साइड बने और ये तभी पॉसिबल है जब करंट जिधर से हम देख रहे हैं उधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डेवलप होगा तो नॉर्थ इधर आएगा और इस नॉर्थ के मूवमेंट का अप। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर तुम इस नॉर्थ को लेके जाने लगो, सपोज इसको लेके जाने लगो, जब लेके तुम जा रहे हो और वापस से तुम यहाँ पर ऐसा ही करंट फ्लो करा रहे हो ताकि यहाँ नॉर्थ है, सपोज अभी जैसा करंट है बिल्कुल वैसा ही तुम छोड़ दे रहे हो, तो बेसिकली नॉर्थ जा ही रहा है और तुमने नॉर्थ उसको दे दिया तो रिपल्शन के कारण ये तो सपोर्ट करने लगेगा। तो जैसे ही तुम मैग्नेट को जब पहले तुम लेके आ रहे थे अभी तुम लेके जा रहे हो, तो जब तुम लेके जा रहे हो तो लेके जाने भी नहीं देना है, हर समय अपोज द कॉज का बात है। तो नॉर्थ जब आ रहा था तो करंट ऐसा डेवलप हुआ था कि नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाए, लेकिन जब नॉर्थ दूर जाने लगा तो करंट तुरंत अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा ताकि नॉर्थ दूर ना जाए, मतलब साउथ पोल ऐसा ऐसा सिचुएशन बना देगा, तुरंत करंट के डायरेक्शन को क्लॉकवाइज कर देगा ताकि साउथ आ जाए और साउथ इस नॉर्थ को दूर ना जाने दे। फिर तुमने क्या किया, ठीक है नहीं दूर जाना है, पास आने लगे, पास आने लगे करंट का डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा, पास भी नहीं आने देगा और दूर भी नहीं जाने देगा। तुम कहोगे ठीक है हम रोक देते हैं, मूवमेंट ही नहीं करते, तो जब मूवमेंट नहीं करोगे तो ईएमएफ भी डेवलप नहीं होगा। मतलब ये बिल्कुल वही बात हो गई जो यहां पर हमने एक्सप्लेन किया था। जिधर फोर्स लगा रहे हो फ्रिक्शन अपोजिट, नहीं लगाओगे लगेगा ही नहीं। तुम फोर्स लगाने इस ब्लॉक पर छोड़ दो, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, और जिधर लगाओगे उसका ही अपोज करेगा वो। तुम सोच रहे हो कि तो चलो लेफ्ट में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन राइट की तरफ लग रहा है, तो चलो हम राइट की तरफ ही फोर्स लगा दें, तो नहीं, राइट की तरफ फोर्स लगाओगे तो ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन अब लगना बंद हो जाएगा या राइट की तरफ लगेगा, नहीं, अब वो फिर से लेफ्ट की तरफ लगने लगेगा। जैसे ही तुमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज किया फ्रिक्शन भी चेंज हो गया, और फ्रिक्शन का काम ही हमेशा अपोज द कॉज।
बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ही मूवमेंट चेंज होगा करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। तो हमको दोनों डायरेक्शन एक साथ तो क्वेश्चन में पूछेंगे नहीं, हमको कोई एक एग्जाम्पल दिया जाएगा। ये लूप है और मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा है, पोलैरिटी कुछ इस तरह की है, तो करंट कैसा होगा अगर हम इस साइड से देखें तो बस। तो हमको एक ही आंसर करना है, लेकिन वो सही आंसर करना है। अब इसमें क्या होता है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो ही बात है। एक बार पहले बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, नहीं सर क्लॉकवाइज। अरे राम, तुमने तो दोनों बोल दिया। अब तुमने छोड़ा क्या? कुछ नहीं छोड़ा फिर। इसलिए हमारा आंसर एक ही बार में आना चाहिए और वो सही आना चाहिए। दो तरीके हमने बताए, दोनों तरीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोनों समझ में आ जाए तो और अच्छी बात है। पहला वाला तरीका समझ में आ गया वो भी बहुत अच्छी बात है, दूसरा वाला सिर्फ तरीका समझ में आया तो भी बहुत सारे सिचुएशन में काम चल जाएगा। कि कहीं भी एक करंट कैरिंग लूप की बात है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक मैग्नेट अपने को सोचना पड़ेगा, और वो मैग्नेट जो दूसरा वाला मैग्नेट आ रहा है उसके मूवमेंट का अपोज करने के लिए कैसा होना चाहिए। अगर ये हमको समझ आ गया तो हम करंट के डायरेक्शन को डिसाइड कर देंगे। जो मूवमेंट हो रहा है उसका अपोज होना चाहिए बस। अब वो नॉर्थ है, साउथ है, क्या है, नहीं है, ये हमारा मैटर नहीं है। जो मूवमेंट है उसका अपोज होना चाहिए। एक क्वेश्चन हम इससे तुम लोग को पूछ रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे एक बार में ही ये जो कॉन्सेप्ट है उसको समझे हो। एक बार में आंसर चाहिए, दो बार नहीं सर ऐसा वाला बात नहीं होना चाहिए, फिर वो पूरा बेकार हो जाएगा। ये हमारा एक लूप है और हमारा जो बार मैग्नेट है वो ऐसा है, और मैं जानबूझ के चीजों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं ताकि पहले से कोई रेफरेंस ना मिले। और ऊपर में हमारा साउथ पोल है और नीचे में हमारा नॉर्थ पोल है, और एक बार हमने लूप को अपवर्ड मूव किया, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ये फर्स्ट सिनेरियो है। और एक बार हमने नीचे मूव किया, फिर इसमें देख का असर है। हाँ एक मिनट, अभी बोल रहे हैं, उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें हमको बतानी है। इफ वी आर व्यूइंग द इंटायर सिचुएशन अगेन फ्रॉम द टॉप। आराम से सोच के बताना, जल्दीबाजी करने का कोई जरूरत नहीं है। आंसर थोड़ा देर से आया चलेगा, गलत नहीं आना चाहिए। जिनका आंसर रेडी हो जाए वो लोग लिख ले कॉपी पर, क्योंकि बोलने में भी गड़बड़ हो सकता है, और उसके बाद हैंड रेस कर ले। ओके गुड। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये टोटली अंडरस्टैंडिंग का बात है। इसमें हमने पिछले 15-20 मिनट में जो भी बकबक किया है सिर्फ उसी पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। इसके पहले ये जो इतना सारा कैलकुलेशन, इसमें अभी हमने क्वेश्चन इसमें छुआ तक नहीं। इसमें ज्यादा नई बात नहीं है, नई बात यहीं पर आ रही है, यही चीज को समझना है। इसलिए बहुत आराम से सारे बात को रिकॉल करो। दो तरीके बताए गए हैं, दोनों तरीके में से जो तरीका अच्छा लगे उसको यूज करो और फाइनली डायरेक्शन बताओ। तो दो बच्चे, ओके चलो नीरल को पहले मौका दूंगा। नीरल बताओ फर्स्ट का आंसर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, उसको काउंटर क्लॉकवाइज ही नहीं बोलते हैं। नहीं, अच्छा हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। हमने कहा था फर्स्ट आंसर कॉपी पर लिख लो, इसलिए क्योंकि बोलने नहीं, में भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज ही बोला सर। काउंटर क्लॉकवाइज लिख रहे हैं ना, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी। अच्छा हाँ, और फिर सेकंड का क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज CCW ऐसा लिखते हैं और क्लॉकवाइज को CW। वही बोल रहे थे हम कि
एंटी क्लॉकवाइज को CCW लिखा जा सकता है। बहुत बार तुम लोग को इस तरह का नोटेशन देखने मिलेगा। ओके पार्थ, आपका आंसर सेम है या अलग है? सेम। सेम है, गुड। व्रज, आपका आंसर सेम है? आंसर सेम है अलग है? सेम है। बढ़िया। तो देखो जिन बच्चों ने, और मैं बार बार कह रहा हूं, इसको लिखना पड़ेगा। ये ऐसे कि ठीक है हमने मन में सोच लिया, आंसर पीछे देखा और अपने आंसर को चेंज किया उसके बाद कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये सब करने से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और भर भर के क्वेश्चन है ऐसा, अपने को आंसर पहले कॉपी पर लिखना है और तब मैच करना है और तब देखना है कि हमने क्या गलत सोचा। अगर मान लो आंसर गलत होता है तो आंसर गलत नहीं होगा, आज के आज ही ये सारे आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे। जिस तरीके से हम बता रहे हैं सोचना, अगर उस तरीके से सोचोगे तो। मैं पहले तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूं। ऑब्वियसली बात है, मूवमेंट चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज होगा। कोई भी एक डायरेक्शन अगर हम एक्सप्लेन कर दें तो बात बन जाएगी। मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब साउथ पोल इस लूप के तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर हम उसको थोड़ा सा ज्यादा, वैसे ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है, पर थोड़ा सा ही मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर बात कर लें, लाइक दिस, दैट इज एनफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, और जैसे जैसे ये मैग्नेट लूप की तरफ जा रहा है तो कॉज जो है वो फ्लक्स का बढ़ना है, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। तो अपने को ऐसे करंट को डेवलप करना चाहिए ताकि फ्लक्स बढ़े ना, और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो इसका अपोज करे। ये जो, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है तो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना है। मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करने का मतलब हमको जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो ऊपर की तरफ चाहिए, ये भी चाहिए। और इसके लिए जहां से हम देख रहे हैं, डेफिनेटली करंट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज सेक्शन। इसी करंट के कारण, इसी करंट कैरिंग लूप में करंट ऐसा ही होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा और ये इसका बढ़ने का अपोज करेगा। अगर हम इसको क्लॉकवाइज कर देंगे तो ये इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, जो कि ऑलरेडी इसका सपोर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस का काउंटर क्लॉकवाइज बिल्कुल सही है, और मूवमेंट को चेंज किया तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब दोनों आंसर सही है। ये हुआ हमारा पहले तरीके से एक्सप्लेनेशन। दूसरे तरीके से एक्सप्लेनेशन तो वापस से वही बात है कि हम लोग कोई भी एक अपने मर्जी से, अगर मान लो हमको समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में हमारा करंट होगा, तो हम लोग अपनी मर्जी से एक डायरेक्शन में करंट को चूज कर लेंगे। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे कि कैसे हो रहा है सारा कुछ। तो हम लोग, सपोज ये हमारा लूप है और मूवमेंट जो भी हो, कोई मूवमेंट, हम मैग्नेट नहीं दिखा रहे हैं, तुम अपने मर्जी से, चूंकि यहां से हम देख रहे हैं, तुम कोई भी डायरेक्शन चूज कर लो। लेट्स अज्यूम कि तुमने गलत आंसर चूज कर लिया, तुमने क्लॉकवाइज चूज कर लिया। तो इस क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग मैग्नेट तो बनाने आता है, मैग्नेट तो बनाओगे, और क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेट बनाओगे तो थंब जो होगा, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ मतलब नीचे जो है वो नॉर्थ पोल आएगा और ऊपर हमारा साउथ पोल आएगा। ये मैग्नेट ऐसा बनेगा इस करंट के कारण। ये नॉर्थ पोल, ये जो साउथ का मूवमेंट है तुम देख रहे हो, डायरेक्टली इसका सपोर्ट तो हो रहा है, खींच लेगा इसको अपनी तरफ। जिस डायरेक्शन में ये साउथ मूव कर रहा है, अगर तुमने नॉर्थ ही नीचे बना दिया तो ये तो सपोर्ट करने लगा ना इसके मूवमेंट को, और ये अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए ये डायरेक्शन गलत हो रहा है। तो तुरंत हम अपना जो एजम्पशन है उसको चेंज कर देंगे और करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो चेक कर लो, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं। एक कोई भी एजम्पशन लिया, चेक किया कि सपोर्ट है या अपोज, तुरंत अगर मान लो अपोज समझ में आ गया तब तो ठीक है, वही आंसर हो गया। अगर सपोर्ट दिखने लगा तब तो तुरंत उसका अपोजिट डायरेक्शन में आंसर कर देंगे, क्योंकि रफ पर हमने क्या किया है, ये थोड़े ना ऑप्शन में हमको देखने वाला है कोई। हमने कोई एक एजम्पशन ले लिया और उसके अकॉर्डिंग चेक कर लिया, अगर अपोज है तो वही आंसर है, सपोर्ट है तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो बहुत आसानी से इस पार्ट के क्वेश्चन हम कर सकते हैं।
तो आज हम लोग यही तक रखते हैं। जितने भी कुछ और भी फ्लक्स चेंज के और भी बहुत सारे केसेस बनेंगे और हमको सब में यही सोचना है, कॉज क्या है, फ्लक्स का बढ़ना या फ्लक्स का घटना। ये तो मैग्नेट वाला एक पर्टिकुलर केस हमने डिस्कस किया, ऐसे बहुत सारे तरीके, बहुत दो कॉइल को पास लेके आ रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे। हमने जो शेयर किया है क्वेश्चन बैंक उससे मिल जाएंगे। इन सारे क्वेश्चन को न्यूमेरिकल अभी नहीं भी करोगे तो कम से कम डायरेक्शन ऑफ करंट पर आज अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर लोगे तो कल उसके बाद की कहानी समझ आ जाएगी। So that's all for today. Thank you.